भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पवन कुमार मिश्रा श्रावस्ती अभ्युदय प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे मित्रों आपको पता है कि मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सभी का भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित और शासन से संबंधित जो भी डाउट से प्रश्न है उन सभी के लिए हम निःशुल्क ये क्लास चला रहे हैं। तो जितने भी हमारे मित्र हैं, विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का, आरओ का या यूपी पुलिस का वनडे एग्ज़ाम जितने भी है उन सब में ये बराबर आपको सहायता मिलने वाली है। तो कल जो पिछला लेक्चर मेरा था उसमें भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब ये मांग रखा गया, ठीक है, तो वो सारा चर्चा मैंने पहले अध्याय में कर चुका हूँ। तो जो बच्चे अभी नए हैं, अभी जुड़ना चाहते हैं, वो हमारा पिछले वाला जो एपिसोड है उसको देख लें, उसके बाद में यह क्लास देखें। अगर मेरा यह प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं उन सबको बताएं, सूचित करें, जिससे उनको भी यह लाभ मिलता रहे। तो मित्रों, आज मेरा जो लेक्चर है ये दूसरा अध्याय है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, जिसमें भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो उन विशेषताओं की चर्चा हम करेंगे। भारतीय संविधान केवल एक संविधान ही नहीं है, अपितु यह देश की संवैधानिक प्रशासनिक पद्धति का महत्वपूर्ण जो पहलू है। तो इसका एक विस्तृत दस्तावेज है, वैज्ञानिक संहिता भी कहते हैं इसे। एक विस्तृत दस्तावेज है जिसके द्वारा प्रशासन का संबंधित जो भी क्रियाकलापें होती हैं, शासन से संबंधित जितने भी क्रियाकलापें होती हैं वो सब चलती हैं, ठीक है। भारतीय संविधान है, इसके अनेक भारतीय संविधान के अनेक दृष्टियों में एक अनुगम व्यापक एवं व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान में अनेक ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं जो इसे विश्व के अन्य जो भी संविधान है उससे पृथक पहचान प्रदान करते हैं। जैसे प्रमुख विशेषताओं का अर्थ है बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल संरचना है, ठीक है। मूल संरचना संविधान का उपबंध है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या फंडामेंटल क्या नाम से जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है, फैसला सुनाया है, और उसमें कुछ क्राइटेरिया रख दिया गया है। उस क्राइटेरिया के अंतर्गत ही आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी अगर आप ऐसा संविधान में संशोधन करना चाहते हैं जो मूल संरचना को प्रभावित कर रहा है, तो जहां तक वह मूल संरचना प्रभावित हो रहा है वहां तक संविधान संशोधन जो है शून्य माना जाएगा। ऐसा तरह तरह के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उसमें ऐसा उपबंध किया है, क्योंकि यह जो सिद्धांत है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 31 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा, देखो पांच अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश हो जाए, ठीक है, और 4 अन्य जज हैं, तो 5 जो जजों की पीठ होती है उसे हम संवैधानिक पीठ कहते हैं। इससे ऊपर होना चाहिए, 11 हो जाए, 21 हो जाए, 31 या 34 हो जाए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो 13 सदस्यीय जो संविधान पीठ है इसके द्वारा सुनवाई हुई, और इसके अनुसार संसद द्वारा किसी भी स्थिति में संविधान की जो मूलभूत संरचना है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह क्राइटेरिया रख दिया किसके लिए, जो भी हमारे यहाँ संसद महोदय हैं उनके लिए यह प्रक्रिया कर दिया गया, ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, बाकी आप कुछ भी करिए, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976
संविधान में अब तक सबसे व्यापक संशोधन हुआ, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 जो हुआ, तो इसमें बहुत ही व्यापक मतलब संविधान में संशोधन किया गया। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, ये लघु संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इतना व्यापक संशोधन हुआ हर मतलब, तो इसीलिए इसको मतलब लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, अब मित्रों यहाँ से प्रश्न आता है कि विभिन्न प्रकार के देशों से हमने क्या क्या ग्रहण किया। ठीक है, संविधान का जो स्रोत्र है वह स्रोत्र और प्रावधान जो है ये कहाँ कहाँ से ग्रहण किया है, तो इसे थोड़ा तैयार रखना, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, प्रायः प्रश्न पूछा जाता है स्टेटमेंट के तौर पे, तो ये तैयार रखना बेटा। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है इसके तहत क्या क्या लिया गया है? संघीय शासन तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल और न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण। तो जो प्रशासनिक विवरण है, लोक सेवा आयोग है, न्यायपालिका है, ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल है, संघीय लोकतंत्र है, प्रशासनिक जो भी कार्य है वो सब भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया। ब्रिटेन के संविधान की बात अगर करें मित्रों, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन पद्धति लिया गया है। ठीक है, संसदीय जो शासन पद्धति है, विधि का शासन, एकल नागरिकता, जैसे यूएस में जो है यूनाइटेड के नाम से यूएस जो है अपना संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ड्यूल नागरिक है, सिटीजनशिप है, परंतु हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं मिलेगी, आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। आप कहीं भी बाहर जाएंगे तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। मंत्रिमंडल जो कैबिनेट की प्रणाली है, संसदीय विशेषाधिकार है, द्विसदनीय प्रणाली है, रिट जारी करने का अधिकार है, ये सारा का सारा ब्रिटेन के संविधान से हमने ग्रहण किया है। ठीक है, अब आइए मित्रों संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या ग्रहण किया है? मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, जो मतलब सुप्रीमेसी जुडिशरी है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, और राष्ट्रपति पर जो भी महाभियोग लगाते हैं, न्यायिक समीक्षा है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब हमने ग्रहण किया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। आयरलैंड की अगर बात करें मित्रों, तो आयरलैंड से हमने ग्रहण किया है डीपीएसबी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होते हैं, कुछ लोगों को मनोनीत करके मतलब राज्यसभा में सीट जो है सदस्यता प्रदान करते हैं। तो उसका एक क्षेत्र है, साहित्य क्षेत्र हो गया, कला क्षेत्र हो गया, विज्ञान क्षेत्र हो गया, समाज सेवा हो गया। आज जितने भी क्षेत्र हैं उनमें व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है, और सम्मानित करके मतलब ये पद जो है राष्ट्रपति चाहे तो दे सकता है। ठीक है, जैसे हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हुए, उनको राज्यसभा का पद दिया गया था इसी प्रकार से। ठीक है, मनोनीत करके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है, तो इसके द्वारा हमने ग्रहण किया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का जो भी प्रक्रिया है, इससे संबंधित जो है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, वाणिज्य, व्यापार और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है, ठीक है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया। जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो है ये परिकल्पना तभी मतलब इसी से आया है। कनाडा के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में सन्निहित होना, और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदायी अधिकार है, ये सब हमने ग्रहण किया है। अब मित्रों आ जाए तो हम जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उसके द्वारा इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल हमारी राइट है उसका विलंबन, सस्पेंड होना, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट का जो निलंबन है ये हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है इमरजेंसी के दौरान। ठीक है,
इमरजेंसी जो है राष्ट्रीय आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल होता है और राष्ट्रपति शासन होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जिसे सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, या तो किसी दूसरे देश के द्वारा हमारे देश पे आक्रमण कर दे, ठीक है, अशांत क्षेत्र हो, अशांत क्षेत्र तो मतलब सशस्त्र विद्रोह अगर है, या क्या नाम से आपका विदेशी का आक्रमण, अगर विदेशी का आक्रमण होता है हमारे देश में, तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका फंडामेंटल अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो है, वो क्या नाम से सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुच्छेद नंबर जो 2021 है, वो संविधान का जो आर्टिकल नंबर 21 और 20 जो है 2021, ये सस्पेंड नहीं किया जाएगा आपातकालीन काल के दौरान भी, ठीक है। तो अब आ जाइए यूएसएसआर का संविधान, जिसे कहते हैं रूस का संविधान, ठीक है। तो रूस के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी, प्रस्तावना में न्याय, तो न्याय में जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये सब हमने यूएसएसआर से, रूस से ग्रहण किया है। फ्रांस के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है मित्रों? तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, बंधुत्व के आदर्श का सिद्धांत हमने फ्रांस से ग्रहण किया है, ठीक है। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको हमने ग्रहण किया है। तो ये सब कुछ ऐसे मतलब हमारा संविधान के स्रोत रहे कि कहाँ से हमने ग्रहण किया है। और मित्रों, ये बहुत ही आवश्यक है, अगर आप इसे तैयार रखेंगे तो जरूर यहाँ से प्रश्न आता है, विशेष रूप से पीसीएस परीक्षा में, ठीक है। जो हायर परीक्षा होती है, पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, तो यहाँ प्रश्न आता ही आता है, परंतु पैटर्न बदल रहा है। जरूरी नहीं है कि यूपी पीसीएस में ही आ जाए, ठीक है, अदर एग्ज़ाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप तैयार रखें। पढ़ाई का जो स्तर है, अगर ऊंचे स्तर से तैयार करेंगे तो जो निचले छोटे एग्जाम है वो आसानी से आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो स्तर से समझौता ना करें और तैयारी बढ़िया से करें, ठीक है। कठोरता और लचीलापन, भारतीय संविधान हमारा ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही लचीला है, बिल्कुल लचीला है, ठीक है। ये दोनों का सम्मिश्रण रूप है, ऐसा समझना है, ठीक है। संविधान के कुछ भागों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित कर दिया जाता है, जैसे नवीन राज्यों का निर्माण करना, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन करना, नागरिकता संबंधित प्रावधान और इसमें परिवर्तन करना है, संसद का कार्य है। ये साधारण बहुमत से हो जाता है, जो हमारे संविधान का लचीलापन दर्शाता है। दूसरी ओर जो आर्टिकल नंबर 368 हो गया, इसके अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए समस्त सदस्यों का बहुमत और उपस्थिति सदस्य जो है 2/3 के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राज्यों के संसद में प्रतिनिधि, यह व्यवस्था निश्चित रूप से कठोरता का मतलब क्या नाम से दर्शाता है, कठोर संविधान की जो व्यवस्था है उसको दर्शाता है। इसी प्रकार भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलापन का जो मिश्रण है, इसी प्रकार से जो है भारतीय संविधान जो हमारा है वो कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है। अतः भारतीय संविधान ना तो अमेरिका जैसी कठोर है, ठीक है, अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है, और ना ही ब्रिटेन के द्वारा जो ब्रिटिश संविधान है उसी की बात मतलब अत्यधिक लचीला है। तो हमारा संविधान दोनों का मिश्रण है, ना ज़्यादा कठोर है और ना ज़्यादा लचीला है। अब तक भारतीय संविधान देखो 2021 की डाटा हमारे पास में है बेटा, और जो करंट अफेयर से जुड़े हैं तो वो और तैयारी कर लें, वो तो करंट अफेयर का विषय है। तो अब तक जो भारतीय संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं। 105वां संविधान संशोधन जो है 2020 में 21 में जो है 106वां संविधान संशोधन हो चुका है, ठीक है। तो जो संविधान की लोचशीलता को दर्शाती है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। देखो, दो सरकारों की व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, द्विसदनीय प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब क्या है?
ये सब संघीय व्यवस्था है, ठीक है। एकात्मक प्रणाली की जो व्यवस्था है, शक्तिशाली केंद्र, मतलब केंद्र शक्तिशाली है, राज्य मनमानी नहीं कर सकता है, ठीक है। राज्य पे शासन नियंत्रित करने के लिए केंद्र है। एकल संविधान, अब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश का अलग संविधान है, बिहार का अलग संविधान है, राजस्थान का अलग संविधान है और भारत का अलग संविधान है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पूरे देश में एक ही संविधान है, वो राज्य और केंद्र, मतलब राज्य का और केंद्र का दोनों का बराबर है, मतलब एक ही में ही सन्निहित है, ठीक है। एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका। हमारे यहाँ जैसे आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। अखिल भारतीय सर्विसेज जो भी सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS IPS होते हैं, IFS IRS होते हैं, ठीक है। तो जिनकी तैयारी आप कर रहे हैं, UPSC हो गया, स्टेट PCS हो गया, तो स्टेट PCS अखिल भारतीय सेवा में नहीं आती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो UPSC कंडक्ट करवाती एग्जाम, उसमें मतलब वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आपातकालीन प्रावधान, तो ये सब एकात्मकता प्रणाली की विशेषताएं हैं। शासन की संसदीय व्यवस्था, भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के ऊपर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को प्राथमिकता दी है। लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को पूर्ण रूप से अपना लिया गया है। दोनों के संविधान में अनेक मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। जैसे ब्रिटेन में जो शासक मतलब शासनाधीश शासक होता है, क्या बोलते हैं, राजा, ठीक है। जो ब्रिटेन में जो राजा होता है वो वंशानुगत होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा की बेटी ही रानी बनेगी, ठीक है, ऐसा मतलब उसका पोता ही राजा बनेगा। तो जो वंश परंपरा से जो जहाँ पे देश का सुप्रीम लीडर होता है, क्या बोलते हैं, मुख्य शासक राजा होता है, चाहे वो नाम मात्र ही क्यों ना हो, ठीक है। तो वो वंशानुगत होता है ब्रिटेन में। जबकि जो हमारा मतलब इसीलिए वो राजतंत्र दर्शाता है, मतलब वो राजतंत्र को प्रदर्शित करता है। जबकि हमारा जो भारत है, इसमें जो अपने देश का सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति वाला पद, वो चुनाव के माध्यम से भरा जाता है और उसका एक नियत समय होता है, 5 वर्षों तक, मतलब वो अपना पद भी बना रहता है, चुनाव के ठीक 5 वर्ष तक, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पद जो है वो निर्वाचित होता है। इसीलिए हमारा जो देश है वो गणराज्य है, इसलिए हम लोग कहते हैं हम गणतंत्र में है, ठीक है। तो ब्रिटेन का संविधान एकात्मक है, जबकि भारतीय संविधान अधिकांशता संघीय है। ब्रिटेन का संविधान लिखित है, जबकि भारत का नहीं, अलिखित है। ब्रिटेन का, सॉरी बेटा, ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, जबकि भारत का जो संविधान वो लिखित है। अतः भारत की संसद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। भारत की जो संसद है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर संविधान है, ठीक है। इसके द्वारा बनाए गए कानून या विधान का न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। शासन की जो संसदीय व्यवस्थाएं हैं, इनकी चर्चा करें तो हमारे यहाँ का जो सुप्रीम कमांडर है, प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति, ये नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। बहुमत जिसको प्राप्त होता है वही शासन का बागडोर संभालता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही सरकार, विधायिका और मंत्रियों की सदस्यता, निचले सदन, लोकसभा का विघटन, ये सब होता है, ठीक है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। संसद की संप्रभुता का विचार ब्रिटिश संसद से आया, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का विचार अमेरिकी संविधान प्रणाली से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित समन्वय को प्राथमिकता दी। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका जो है सर्वोच्च है, मतलब संसद सर्वोच्च है। इसके द्वारा निर्मित किए गए कानून किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। जबकि इसके विपरीत अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है, ठीक है। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है और अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। अतः न्यायालय संविधान का रक्षक और अभिभावक है। लेकिन जो भारतीय संसद है तथा उच्चतम न्यायालय, ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। हमारे यहाँ जो है संसद भी अपने मामले में सर्वोच्च है और उच्चतम न्यायालय जो है
वो अपने मामले में सर्वोच्च है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय देश की एकीकृत न्यायिक प्रणाली की शीर्ष पद पर है। इसके बाद राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालयों के नीचे जो है वो अधीनस्थ न्यायालय हैं तथा निचली जो अदालतें हैं जैसे जिला अदालत। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है और संविधान का भी संरक्षक है। ठीक है, तो हमारा जो सुप्रीम क्या नाम से कोर्ट है या हाई कोर्ट मान लें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है ही है। फंडामेंटल राइट जो है आपका वो उसका वायलेशन हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट भी जो है वो रिट जारी कर सकता है और वो भी मतलब संविधान का संरक्षक है, लेकिन ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट को महत्व दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है, इसके बाद तो कोई न्यायालय है नहीं अपने देश में। ठीक है, तो भारत के संविधान में एकात्मक और संघात्मक सरकार की व्यवस्था पाई जाती है। भारतीय संविधान में शासन की सुविधा के लिए जो देश को कई इकाइयों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे केंद्रीय शासन की इकाइयाँ, जो आपसी संबंध जो मतलब इकाइयों के भी जो आपसी संबंध होते हैं। ठीक है, और उसी के अनुसार एकात्मकता तथा संघात्मक सरकारों का निर्माण करना। ठीक है, तो ये संघीय सरकार का निर्माण करना और इनका जो रिलेशन होता है, आपसी संबंध होता है। ठीक है, एकात्मक सरकार में राज्यों की समस्त शासन शक्ति जो होती है वो केंद्र में सन्निहित होती है। संपूर्ण देश के लिए एक कार्यपालिका, एक विधान पालिका और एक न्यायपालिका होती है। ठीक है, एक न्यायपालिका होती है। एकात्मक जो सरकार होती है मित्रों, जो एकात्मक सरकार के समांतर दूसरी व्यवस्था जो है संघात्मक सरकार होती है, जो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है जिसमें राज्यों का एक संघ होता है। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। ठीक है, क्योंकि यह दोहरे शासन तंत्र की स्थापना करता है। केंद्र में राष्ट्रीय सरकार होती है और राज्य में राज्य सरकार होती है, जिनसे भारत संघ का निर्माण होता है। ठीक है, तो केंद्र में जो है वो राष्ट्रीय सरकार है और राज्य में राज्य सरकार है। इन दोनों को मिला करके भारत संघ जो है उनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं। अब आ जाइए जो हमारा मौलिक अधिकार है उनकी चर्चा करें। भारतीय संविधान की भाग जो 3 है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकार हैं और ये जो 6 मौलिक अधिकार है ये गारंटीकृत हैं, मतलब इनका उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये मौलिक अधिकार हैं। तो भाग 3 में है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 1235 में है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार है बेटा। ठीक है, 6, पहला क्या है, समानता का अधिकार 14 से 18 तक, अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 आर्टिकल नंबर। ठीक है, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता जो है, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन जिसे कहते हैं, कभी किसी के साथ में धार्मिक भेदभाव उत्पीड़न हो जाए तो वह आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 के बीच में जो है वो बंद करता है और इसको आज से लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है उस व्यक्ति के विरुद्ध। ठीक है, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 के अनुसार है। ठीक है, यदि किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट, पहले उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं बेटा। ठीक है, मतलब सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सरकार को आदेश निर्देश दे सकता है। न्यायालय कई प्रकार के विशेष जो आदेश जारी करते हैं जिन्हें हम प्रादेश कहते हैं या रिट कहते हैं। ठीक है, जो रिट इस प्रकार से है, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
ठीक है, हैवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश मैंडामस, निषेध आदेश प्रोहिबिशन, अधिकार प्रक्षा वारंटो और उत्प्रेषण रिट कॉर्टियोरेरी। ठीक है, कॉर्टियोरेरी। तो कुछ ऐसे जो रिट है, ये रिट जो प्रश्न इससे भी बन सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, निषेध आदेश हो गया, अधिकार प्रक्षा हो गया, उत्प्रेषण हो गया। ठीक है, तो उत्प्रेषण ये सब रिटें हैं। अब मित्रों आ जाएं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए है। यद्यपि मौलिक अधिकारों के विपरीत राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद के योग्य नहीं है। ठीक है, मतलब नीति निर्देशक तत्व जो है उसको लागू कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये तो देश सरकार का दायित्व है एक आदर्श राज्य को चलाने के लिए, एक आदर्श देश को चलाने के लिए, संघ को चलाने के लिए ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो जो भी सोशल वेलफेयर के कार्य होंगे, जो भी सामाजिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य का मतलब ये होता है किसी एक व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देने के लिए, किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को, किसी एक मजहब को बढ़ावा देने के लिए कानून का निर्माण नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए, सभी के लिए जो भी वेलफेयर का काम किया जाएगा, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषित वर्गों के लिए, दलितों के लिए, ठीक है, इन सब के लिए जो भी वेलफेयर का काम किया जाएगा और डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन की आधारशिला पे की गई है। ठीक है, तो ये सब कुछ मिनर्वा मिल्स हो गया, केशवानंद भारती हो गया, ठीक है, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, इसको ध्यान रखना है बेटा। मौलिक कर्तव्य की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटी, तो भारतीय संविधान के भाग जो 4 है उसके क में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद में 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, तो 46वें संविधान संशोधन, क्या 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो पहले 10 था, अब 11 हो गया। ठीक है, कब ये आया, कब से फंडामेंटल ड्यूटी, ये 1976 में आया। मौलिक कर्तव्यों को न्यायपालिका द्वारा लागू कराया नहीं जा सकता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो बेटा जो मौलिक कर्तव्य इसको आप पढ़ लेना, प्रत्येक विद्यालय में जो किताबें मिलती है 9th 10th में, तो जो बैठन वाला है भारतीय संविधान भाग 4 क 51, हाँ, भारतीय संविधान का भाग 4 ये, और आर्टिकल नंबर जो अनुच्छेद नंबर 51 का क, ये इसमें जो है भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य होगा, ऐसे करके वो 11 पॉइंट है, उसे आप तैयार कर लेना क्योंकि प्रश्न वहां से भी बनते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भी न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, देखो बेटा ये धर्मनिरपेक्ष राज्य, संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। अतः धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म का विरोध नहीं करता है और ना ही धर्म के प्रति उदासीन होता है, बल्कि धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति को अपनाता है। भारतीय संविधान के 42वें भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पहले धर्मनिरपेक्ष था और अब पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इसका तात्पर्य यह है, संविधान किसी पंथ, जाति या संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो है
संविधान किसी भी पंथ का, किसी भी जात का, किसी भी संप्रदाय का, कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान करने की जो उम्र 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये सब ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। एकल नागरिकता, भारतीय संविधान सभी नागरिकों भारत के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ठीक है। इसके विपरीत अमेरिका में, देखो अमेरिका में व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकताएं प्राप्त होती है। एक तो वह उस राज्य का जिस राज्य में निवास करता है, और दूसरा उस राष्ट्र का जिस राष्ट्र का वो निवासी है। अगर आप अमेरिका के हैं, जैसे हमारे यहाँ अगर बात किया जाए, तो आपको एक भारत का नागरिकता मिलेगा और एक उत्तर प्रदेश की नागरिकता मिलेगी। तो जब बेटा नागरिकता दो होगी तो पासपोर्ट भी दो बनता है, ठीक है भाई। एक भारत की मतलब भारत की पासपोर्ट और एक उस राज्य का पासपोर्ट। तो इस प्रकार से अमेरिका में है, परंतु भारत में नहीं है। स्वतंत्र निकाय, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने हेतु संविधान में कुछ स्वतंत्र निकाय हैं, कुछ स्वतंत्र निकाय हैं, जैसे चुनाव आयोग, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। ये सब क्या है, ये स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। तो इनकी सबकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, उनके द्वारा लोगों की नियुक्ति होती है। राज्य लोक सेवा जो हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, यूपीएससी के चेयरमैन हो जाते हैं, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। आपातकालीन जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 3 में, आपातकाल का जो है भारतीय संविधान का जो है इसमें 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन जो 1956 राष्ट्रपति जो शासन है 356 और अनुच्छेद 365। तो 56 और 65 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 से संबंधित है, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, ठीक है। तो 352, 356, 365, 360 ये सब आपातकालीन से संबंधित हैं, ठीक है। आपातकाल के दौरान संघीय संरचना के बिना किसी औपचारिक संशोधन के परिवर्तन हो जाती है। देश की पूरी शासन व्यवस्था केंद्र के अधीन हो जाती है, केंद्र सरकार के अधीन संपूर्ण शासन व्यवस्था हो जाता है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार, 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार भारतीय संविधान में एक नवा भाग जो है, नवा तथा नई अनुसूची 11वीं जोड़ करके पंचायती राज को मान्यता प्रदान कर दिया। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नए भाग 9 क तथा एक नई अनुसूची 12वीं जोड़ी गई, और उसमें नगर पालिकाओं के लिए जो भी शहरी स्थानीय सरकार है, नगर पालिका जो है वो शहर के लोगों के लिए, और क्या नाम से जो राज्य में मतलब गांव में देहात में होते उसे पंचायती राज्य की स्थापना की गई, ठीक है। सहकारी समितियां जो है वो 97वें संविधान संशोधन 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान कर दिया गया। इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को बनाने के लिए मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 19 एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सहकारी समितियों का प्रावधान जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 43 क संविधान में एक नया भाग 9 ख सहकारी समितियों का अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 या जो से लगा करके 243 यो यन के रूप में जोड़ा गया, ठीक है।
तो ये बेटा तैयार रखना है। भारतीय संविधान की अनुसूचियां और विषय, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसूचियों से प्रश्न खूब आते हैं, भर भर के आते हैं, तो आप इसे तैयार रखना है। पहली अनुसूची जो है उसमें राज्य के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उनका विवरण है। दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यसभा के सभापति और राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे केंद्रीय मंत्री, संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार, संसद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य विधानसभा के लिए चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा पद ग्रहण करते समय ले जाने वाली शपथ का उल्लेख, ये सब तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातियों क्षेत्रों का प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का संघ सूची में 97 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय के रूप में बंटवारे का विवरण दिया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि मूल रूप से जो है वो 14 ही भाषाएं थी, बाद में जोड़ करके 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नवीं अनुसूची राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों तथा जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन का उल्लेख, संविधान में यह प्रथम अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल के से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हैं। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची नगर पालिका, शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, इसमें 18 विषय शामिल हैं। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है। तो मित्रों, यह आपका जो है ये हमने मतलब कंप्लीट करवाया है। इससे संबंधित प्रश्न मतलब आते हैं, तो आप इसे तैयार रखना। कल उसके बाद में अध्याय नंबर जो 3 है उसमें हम प्रवेश करेंगे प्रियम्बल में। तब तक के लिए सभी मित्रों को नमस्कार, जय हिंद।